नमस्कार। जय हिंद। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे गरासिया जनजाति के बारे में, और गरासिया जनजाति के अंदर हम बहुत सी बातें पढ़ चुके हैं, और अब आगे की बातें जो वो पढ़ते हैं। गुरुजी इसमें पहले क्या लिख रखा है? पहले जो है वो कुछ एक बातें हैं, ये जो आपको सीधे रटने वाली है, इसलिए हमने पहले लिख ली। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न जो है वो क्या पूछा गया है कि इसमें विवाह के प्रकार, गरासिया जनजाति में आगे आपको क्या लिखना है कि विवाह के प्रकार। आपको इसके अंदर कौन कौन से विवाह के प्रकार देखने को मिलेंगे? मोरबंदिया, पैरावना, तानना, मेलेवो, खेवना। कौन कौन से देखने को मिलेंगे? मोरबंदिया, पहरावना, तानना, मेलेवो, खेवना, ये सब मिलेंगे। मोरबंदिया सबसे आदर्श विवाह होता है। जैसे ये जो विवाह होता है वो हिंदुओं की तरह होता है। अपने हिंदू धर्म में कैसे विवाह होता है? अग्नि के समक्ष क्या होते हैं? फेरे भी होते हैं नहीं होते? बिल्कुल सर होते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ भी अग्नि के समक्ष क्या होते हैं? फेरे। और वैसे आप भारतीय दंड संहिता की धारा पढ़ते हो, इंडियन पेनल कोड की जब धारा पढ़ते हो, तो उसमें हमें सुनने को ये मिलता है, लिखा हुआ वहां ये मिलता है कि अगर आप किसी के साथ संबंध बनाते हो और फेरे नहीं लिए हुए आपने, तो फिर वो चीजें बलात्कार की श्रेणी में आती हैं, है ना? तो अगर मान लो आप किसी से ऐसी मतलब शादी कर लेते हो, ठीक है, नहीं मतलब कोर्ट वगैरह की बात नहीं कह रहा मैं यहाँ, मतलब आपने वैसी शादी कर ली उसे, भाई ठीक है, अपने दोनों पति पत्नी, और आप उसको घर पे रखने लगे, और फिर बाद में मान लो उसके साथ आपने संबंध बनाए, और बाद में आपकी दोनों की जो लाग डाट होगी, जैसे भी आप अलग हुए, उसने केस करा दिया आप पर, तो फिर वो चीजें जो बलात्कार की श्रेणी में आती है, फिर उसी के हिसाब से, उसी धारा के हिसाब से आप पर जो वो केस की मुकदमा जो वो चलेगा। पहरावना, पहरावना में ना मात्र के क्या होते हैं? फेरे होते हैं। इसमें फेरे नहीं होते हैं। ताड़ना, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को खरीद लिया जाता है। किसमें? ताड़ना विवाह में। तीन समझ में आई? तीन आपको याद हुए? मोरबंदिया, ये सबसे आदर्श विवाह माना जाता है। पहरावना, इसमें नामात्र के फेरे होते हैं। ताड़ना, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को जो है वो खरीद लिया जाता है। वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को जो है खरीदा जाता है। इसमें मेलेवो, विवाह का खर्च बचाने के लिए वधु को वर के घर छोड़ देते हैं। इसमें क्या करते हैं, जब विवाह का खर्च बचाने के लिए, ऐसे लगता है ना कि विवाह की करने की गुंजाइश नहीं है, तो उसमें उसको खर्च बचाने के लिए जो वधु को है वो वर के घर पे छोड़ाते हैं, यानी दुल्हन को दूल्हे के घर छोड़ देना। खेवना, ये प्रेम विवाह एक, और भागकर इसके अंदर क्या करते हैं? शादी। एक बात याद रखना, गरासिया जनजाति ऐसी जनजाति है जिसमें सबसे ज्यादा प्रेम विवाह होते हैं। तो कौन सी जनजाति है जिसमें सबसे ज्यादा प्रेम विवाह होते हैं? वो हो जाएगी गरासिया जनजाति। सबसे ज्यादा प्रेम विवाह किस जनजाति में होते हैं? गरासिया। अब गरासिया जनजाति की आपको तीन चीजें जो है वो याद रखनी है। कितनी चीजें? तीन महत्वपूर्ण। तीन चीजें जो है वो यहां आपको याद रख लेनी है। तीन चीजें जो है वो यहां पर आपको याद कर लेनी है। कितनी चीजें? तीन। तो गुरुजी कौन कौन सी? देखो, आपसे प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं। अत्यधिक पत्नी रखना किस जनजाति में संपन्न मानते हैं? गरासिया में। ये भी याद रख लेना। संपन्न का प्रतीक मानते हैं जो ज्यादा पत्नियां रखते हैं, कहते हैं कि यार ये व्यक्ति संपन्न है, मतलब ये लोग मानते हैं ये बात। एक पूछेंगे आपसे, पवित्र रंग कौन सा है इसका? इन जनजाति का पवित्र रंग कौन सा है? पवित्र झील कौन सी? और पवित्र पक्षी बताओ कौन सा है? तो इस जनजाति का पवित्र रंग हो जाएगा सफेद। कौन सा रंग हो जाएगा? सफेद। सफेद जो रंग होता है वो शांति का प्रतीक होता है, और काला रंग जो होता है वो विरोध का प्रतीक होता है। अगर किसी का विरोध करना तो आप काले झंडे दिखाओगे तो वो समझ जाएगा ये विरोध कर रहा है या नहीं जी? पवित्र झील की यदि हम बात करते हैं तो वो झील हो जाएगी नक्की झील। कौन सी झील हो जाएगी? नक्की। नक्की झील आपको देखने को मिलेगी माउंट आबू में। माउंट आबू कहां पर है? सिरोही में। तो यहीं पर ये जनजाति सबसे ज्यादा रहती है। ऐसे बताते हैं कि इनके पूर्वजों में जब मृत्यु होती है तो पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन यही करते हैं। पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। तो अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन कहां करते हैं? नक्की झील में। नक्की झील में। अब अपने राजस्थान की देखो, ये तो पवित्र झील किसकी होगी? गरासिया की। और राजस्थान की पवित्र झील किसे बोलते हैं? तो राजस्थान की पवित्र झील पुष्कर को कहते हैं। किसको कहते हैं? पुष्कर को। पवित्र पक्षी हो जाएगा इसमें मोर। मोर को पवित्र पक्षी माना जाता है। मोर खाना कंजर जनजाति के लोग पसंद करते हैं, ये बात याद कर लेना।
कंजर जनजाति के लोग जो है मोर खाना पसंद करते हैं, और इनमें ये बात भी आपको याद रखनी है कि प्रेम विवाह अत्यधिक प्रसिद्ध है, अत्यधिक प्रचलन में है। कौन सी जनजाति में? गरासिया जनजाति। फटाक से इसको पढ़ो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। इसमें एक लाइन लिखो तो और लिख लेना एक नीचे यहाँ। गरासिया जनजाति के लोग हैं। गरासिया एक अंधविश्वासी जनजाति है। तो कौन सर्वाधिक अंधविश्वासी होते हैं? गरासिया। गरासिया जो है सबसे ज्यादा, यानी मतलब हम मानते हैं कि जनजाति लेवल में आने के बाद वो जो है अंधविश्वासी हो जाते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा अंधविश्वासी मिलेंगे। तो जितनी भी जनजातियां पढ़ते हो उसमें सबसे ज्यादा अंधविश्वासी कौन सी जनजाति के लोग मिलते हैं? गरासिया जनजाति के लोग आपको अंधविश्वासी मिलते हैं। इसको मेरे भाई अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर अपना आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, चलिए अब आप लिखोगे इनका जो प्रमुख त्योहार है वो कौन सा है। तो इस जनजाति की अगर बात करें तो प्रमुख त्योहार हो जाएगा होली और गणगौर। त्योहार जो है वो कौन सा हो जाएगा? होली और गणगौर। होली व गणगौर। होली व गणगौर जो है इनका क्या हो जाएगा? प्रमुख त्योहार हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे इनके जो प्रमुख मेले भरते हैं, तो मेले के साथ साथ आपको मंदिर भी याद हो जाएंगे और देवियां भी याद हो जाएगी। प्रमुख इनके मेले कहाँ कहाँ पर भरते हैं ये बात बताओ। तो प्रमुख मेले में आपको याद रखना है नंबर 1 पर घोटिया अंबा का मेला। घोटिया अंबा जो देवी है उसका मेला। एक तो मेला आपको याद रखना है घोटिया अंबा का। दूसरा मेला याद रखना है चैत्र विचित्र का मेला। चैत्र विचित्र का मेला। तीसरा मेला आपको याद रखना है मनखारों का मेला। मनखारों का मेला। तो घोटिया अंबा का मेला, चैत्र विचित्र का मेला, मनखारों का मेला, सियाबा का गौर मेला। सियाबा का गौर मेला। और 5 नंबर कोटेश्वर मेला। ये आपको मेले याद रखने हैं। घोटिया अंबा का मेला, चैत्र विचित्र का मेला, मनखारों का मेला, सियाबा का गौर मेला, कोटेश्वर मेला। अब इसमें 2 प्रश्न बन सकते हैं क्या? एक तो पूछा जाएगा घोटिया अंबा का मेला कहां पड़ता है, एक तो ये प्रश्न आ सकता है। या ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि गरासिया जनजाति के कौन कौन से मेले हैं। या इसके बाद जो प्रश्न बनेगा सबसे अच्छा, वो एक तरफ ये 4 मेले दे देंगे, एक तरफ ये कहाँ कहाँ लगते हैं वो दे देंगे, और कहेंगे सुमेलित करो कौन सा किसमें जो है वो जाएगा। तो याद रखना, आपको मैं ये बता देता हूं बात है कि घोटिया अंबा का जो मेला भरता है वो बांसवाड़ा में। घोटिया अंबा का जो मेला भरता है वो कहां पर भरता है? बांसवाड़ा में। चैत्र विचित्र का जो मेला भरता है वो गुजरात में। कहां भरता है? गुजरात में। चैत्र विचित्र का जो मेला है वो गुजरात में। मन खारो का मेला भरता है सिरोही में। अब बताओ ये जनजाति सबसे ज्यादा कहां रहती है? सिरोही में। तो याद रखना, सबसे बड़ा मेला आपसे पूछे, सबसे बड़ा मेला गरासिया जनजाति का, वो मन खारो का मेला हो जाएगा। मन खारो का मेला ये है जो सिरोही में भरता है। मन खारा हो गया कहां जाकर? रोई में जाके। रोई बोला खेत ने, बढ़ जाके। अब एक है सियाबा का गौर, एक है कोटेश्वर। सियाबा का गौर मेला गुजरात में भरता है, और कोटेश्वर मेला कोटेश्वर मेला गुजरात में भरता है। सियाबा का गौर मेला जो है वो सिरोही में ही भरता है। सियाबा सेऊ सिरोही हो जाएगा। और कोटेश्वर मेला जो है वो कहाँ भरता है? गुजरात में। तो यह सारे के सारे मेले कौन सी जनजाति के हो जाएंगे? गरासिया। तो गरासिया जनजाति में पहला मेला घोटिया अंबा का जो बांसवाड़ा में, दूसरा चैत्र विचित्र का मेला जो गुजरात में, तीसरा मनखारों का मेला सिरोही में, सियाबा का गौर मेला सिरोही में, और 5वां हो जाएगा कोटेश्वर मेला जो कहाँ भरता है? गुजरात में।
गुजरात में। बहुत बढ़िया। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई आपको। कोटेश्वर मेला गुजरात में एक स्थान है, गुजरात में अंबाजी, वहां बढ़ता है ये। अगर ये लिखो तो लिख लेना ये भी, अंबाजी के अंदर गुजरात में बढ़ता है। इतनी बात आप सभी साथी लिख लो। ये हो गए प्रमुख मेले, जल्दी से ही लिखो फटाफट। ठीक है सर। अब देखो, समाज के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। समाज के आधार पर कितने वर्ग मिलते हैं इसके? दो वर्ग मिलते हैं, एक भील ग्रासिया और एक गमेती ग्रासिया। दूसरा जो समाज का वर्ग होगा वो कहलाएंगे गमेती ग्रासिया। अब सर ये बताओ, भील ग्रासिया और गमेती ग्रासिया के अंदर जो है वो अंतर क्या होता है? भील ग्रासिया में क्या होता है कि ग्रासिया पुरुष जो होता है, ग्रासिया पुरुष जब भीलों की स्त्री से विवाह कर लेता है, इसमें क्या लिखना है? ग्रासिया पुरुष जब भील स्त्री से विवाह कर लेता है, तो उस समाज को क्या बोलते हैं? ऐसे समाज को ये लोग बोलते हैं भील ग्रासिया। और गमेती ग्रासिया में आपको याद रखना है, भील पुरुष होगा यहां पर। वो ग्रासिया पुरुष था, ये भील पुरुष। भील पुरुष जब ग्रासिया स्त्री से विवाह करता है, क्योंकि ग्रासिया की यहां पर भीलों की स्त्री दे रही है, तो ये ग्रासिया भी अपनी स्त्री भीलों को दे देते हैं। तो भील पुरुष जब ग्रासिया स्त्री से विवाह करता है, स्त्री से विवाह करता है, और वो विवाह जो है किस समाज में होता है, उस समाज को बोलते हैं गमेती ग्रासिया। गमेती ग्रासिया जो है वो उसे कहते हैं। तो जल्दी से याद करो, भील ग्रासिया और गमेती ग्रासिया, ये इसके समाज के दो वर्ग हैं। समाज के क्या देखने को मिलेंगे आपको? इनके दो वर्ग देखने को मिलेंगे। अब ग्रासिया जनजाति का जो मुखिया होता है, मुखिया, उसे बोलते हैं सहलोत। गमेती तो किसे बोलते हैं? भीलों के मुखिया को। और सहलोत किसे बोलते हैं? ग्रासिया जनजाति का जो मुख्य होता है उसे बोलते हैं सहलोत। अच्छा, इसमें जो मृत्यु भोज की रस्म होती है, मृत्यु भोज, आपा बोलना भी ने मोसर, ये बोलते हैं कांदिया, कांदिया या मेक। कांदिया बोलते हैं या मेक बोलते हैं। मरे हुए व्यक्ति का जो भोजन कराते हैं उसे क्या बोलते हैं? मृत्यु भोज। हम उसे मोसर भी कह देते हैं। जोसर, जो जीवित व्यक्ति जय जोसर, तो जीवित व्यक्ति अपना भोजन करा के जाता है वो जोसर होता है। मृत्यु भोज को मोसर कहते हैं। ये लोग मृत्यु भोज को बोलते हैं कांदिया या मेक। और जो है वो घर को, घर को क्या बोलते हैं? घर को ये लोग बोलते हैं गेर। घर को जो है वो क्या बोलते हैं? गेर। घर को जो है वो ये जनजाति के लोग क्या बोलते हैं? गेर बोलते हैं, गेर बोलते हैं। चलो एक बार इतनी याद करो, फिर आगे अपन इसके समाज पढ़ लो और इसके ये बातें पढ़ लो। इसके बाद आपको अब अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे, जैसे फालिया। फालिया क्या होता है? सोहरी, उर्रे। उर्रे, पहले ये तीन शब्दों के बारे में देखते हैं क्या होते हैं। देखो, फालिया, फालिया गांव को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गांव को। गांव को ये लोग क्या बोलते हैं? फालिया। सोहरी, अनाज रखने का जो भंडार होता है, अनाज रखने का भंडार, जिसे भंडार गृह बोल देते हैं, उसे ये लोग क्या बोलते हैं? सोहरी। उर्रे, मृत्यु पर, किसी की मृत्यु होगी, उस मृत्यु पर बनाया गया जो चबूतरा है, मृत्यु पर बनाया गया चबूतरा, बनाया गया जो चबूतरा है उसे क्या बोलते हैं? उर्रे। तो कोई व्यक्ति मर गया इनमें, उसके ऊपर जो चबूतरा बनाते हैं
उसे क्या बोलते हैं? ये हुर्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुर्रे जो है वो कहते हैं। मुख्य त्योहार हमने पढ़ लिए, होली और गणगौर है। उसके बाद आपको याद ये रख लेना है, एक संस्था है हुर्रे के साथ, याद रखना हेलरू। हेलरू, तो गरासिया जनजाति में ही हेलरू पढ़ोगे। यानी इस जनजाति के उत्थान के लिए, इस जनजाति के विकास की बात करें, विकास लिख दो, या डेवलपमेंट या उत्थान के लिए, यह संस्था बनाई गई है। संस्था बनाई गई है। तो इस जनजाति का उत्थान करने के लिए जो है ये संस्था बनाई है। कौन सी? हेलरू नामक। तीन प्रकार के समाज, तीन प्रकार की जो है वो नियात देखने को मिलेंगी इसमें। यानी इसके समाज के अंदर जो है वो जात के हिसाब से तीन प्रकार की इसके अंदर और आपको जो है वो जातें देखने को मिलेंगी, है ना। सबसे जो बड़ी नियात है उसे बोलते हैं मोटी नियात। तीन प्रकार की देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ी मोटी नियात। नंबर 2 पे नेन की, नेन की नियात। और 3 नंबर पे मिलेगी निचली नियात। यानी एक तरह से ये नियात का मतलब एक तरह से समाज ही है इसमें। तो समाज भी 3 भागों में आपको देखने को मिलेगा इसमें। मोटी नियात वो तो वर्ग थे, ये समाज को भी इन्होंने अलग अलग जो है वो, जैसे ग्रासी अब जो है वो समाज हो गया, गमेती ग्रासी हो गया, भील ग्रासी हो गया वो। इसके अलावा इसके इस प्रकार से भी 3 समाज और मिलेंगे, मोटी नियात, नेन की नियात और निचली। क्या सर ये समाज क्यों बताए? वो तो मैंने विवाह के वो उस पक्ष में बताई मैंने आपको बात। ये जो नियात है, ये जो नियात है इसका मतलब ये होता है कि जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो आते हैं मोटी नियात में। उच्च वर्ग के जो ग्रासिया होते हैं वो मोटी नियात में आते हैं। मध्यम वर्ग के होते हैं, मध्यम वर्ग के जो ग्रासिया होते हैं वो नेन की नियात में। और निचली नियात में जो है सबसे निचले स्तर के होते हैं, या जिनका स्तर जो है निम्न निम्न स्तर के जो समाज के लोग आएंगे वो निचली नियात में आएंगे। किसमें? निचली में। तो 3 प्रकार की नियात होती है, मोटी नियात, नेन की नियात और निचली। मोटी नियात के लोग जो होते हैं वो उच्च वर्ग के होते हैं। नेन की नियात की बात करते हैं तो ये है मध्यम वर्ग के। और निचली नियात की बात करें, निचली ये सबसे निम्न स्तर होता है। कैसा होता है? सबसे निम्न स्तर। समाज भी यहाँ भी आपको 3 भागों में ये देखने को मिलेगा। समाज यहाँ भी आपको कितने भागों में देखने को मिलेगा? 3 भागों में जो है ये समाज यहाँ देखने को मिलेगा। ये जनजाति पूरी हो जाती है जिसका नाम क्या है? ग्रासिया। अब महत्वपूर्ण जनजाति जो अगली है वो हम पढ़ेंगे सहरिया जनजाति के बारे में। कौन सी जनजाति के बारे में पढ़ेंगे? सहरिया जनजाति के बारे में। सहरिया जनजाति। सभी मेरे प्यारे साथी हेडिंग लगाएंगे क्या? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति की अगर हम आपको बात बताएं तो याद रखना, सहरिया जो है वो एक फारसी भाषा का शब्द है। यह फारसी भाषा के शहर शब्द से बना शब्द है। सहरिया जो है वो कौन सी भाषा का? एक तो ये प्रश्न याद रखना, फारसी का। फारसी भाषा के कौन से शब्द से बना है? शहर से। शहर का जो अर्थ होता है मेरे भाई, शहर का जो अर्थ होता है वो होता है जंगल। शहर का जो अर्थ होता है वो जंगल। इसका मतलब ये जो लोग है वो जंगल में निवास करने वाली जनजाति मानी जाती है ना। कौन सी? सहरिया। अब नाम शहर लग रहा है लेकिन राजस्थान की सबसे आदिम जनजाति है ये। लिख लेना, यह राजस्थान की, राजस्थान की, राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान की सबसे आदिम जनजाति, राजस्थान की सबसे आदिम जनजाति है। पुराने लोग हैं भाई ये सबसे। राजस्थान की सबसे आदिम जनजाति जो वो कौन सी देखने को मिलती है? सहरिया जनजाति देखने को मिलती है ना। तो राजस्थान की एक पिछड़ी हुई जनजाति है कौन सी? सहरिया। आप ये देखते हो कि सहरिया की, जैसे अपने पटवार वगैरह का एग्जाम देते हैं ना, तो इसके अंदर सहरिया की कट ऑफ पता कितनी जाती है? 300 नंबर का पेपर होता है। और 300 में से 16 नंबर, 17 नंबर। बस पेपर में बैठना और थोड़ा सा अगर मान लो आपने सुना भी है ना क्लासों को तो भी
बढ़िया रैंक के साथ सिलेक्शन हो जाता है इसके अंदर, इतनी कट ऑफ जाती है। हाँ, तो वो है। तो ये राजस्थान की सबसे पिछड़ी हुई यानी आदिम जनजाति देखने को मिलती है, कौन सी? सहरिया जनजाति। अब सहरिया जनजाति जो है वो राजस्थान की किस बेल्ट में आपको ज्यादा लोग मिलते हैं? ये शहर वाले 12 घूमने के शौकीन बहुत होते हैं, ऐसे ट्रिक से याद कर लेना। शहर वाले 12 घूमने के शौकीन होते हैं, तो ये जो हाड़ौती क्षेत्र है यहाँ पर ये जनजाति आपको ज्यादा देखने को मिलती है। कौन से क्षेत्र में? हाड़ौती। को क्षेत्र पूछे तो हाड़ौती बोलोगे, जिला पूछे तो सर्वाधिक, सर्वाधिक ये जनजाति आपको 12 में ही देखने को मिलेगी। कहां पर देखने को मिलेगी? 12 में। लगभग ये जनजाति जो है वो कहां देखने को मिलती है? 12 में। इसके अलावा अगर 1% जो कुछ लोग रहते हैं तो वो कहां रहते हैं? कोटा में। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है कि लगभग जनजाति 12 में निवास करती है, लेकिन 1% जो लोग है वो कहां रहते हैं? कोटा में। 12 में शाहबाद का पठार पड़ते हैं, तो वहीं पर यह जनजाति ज्यादा मिलती है, तो किशनगंज व शाहबाज तहसील के अंदर। ये बात भी पूछी गई है परीक्षा में, याद रखना। शाहबाज व, ये 12 की है, किशनगंज, किशनगंज, किशनगंज तहसील, किशनगंज तहसील में, तहसील में निवास करते हैं सर्वाधिक। अब 12 में भी इन्होंने प्रॉपर जगह बता दी कि ये लोग सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? शाहबाज और किशनगंज में। ये जो 12 है ये परवन नदी के किनारे है। परवन, 12 शहर जो है वो किस नदी के किनारे है? परवन नदी के जो है वो किनारे आपको क्या देखने को मिलेगा? 12। 12 कौन सी नदी के किनारे देखने को मिलेगा? परवन। सर्वाधिक शाहबाज और किशनगंज तहसील में देखने को मिलती है यह जनजाति। देख लो जल्दी से। ठीक है सर, अब देखो, आपको पता है रामायण किसने लिखी थी? रामायण लिखी थी महर्षि वाल्मीकि में। किन्होंने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने। तो सहरिया जनजाति के गुरु, सहरिया जनजाति के गुरु कौन हो जाएंगे? सहरिया जनजाति के जो गुरु हो जाएंगे, सहरिया जनजाति के जो गुरु हो जाएंगे उनका नाम हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जी। ये वही महर्षि वाल्मीकि है जिनके द्वारा रामायण लिखी गई। इन्हीं के द्वारा क्या लिखी जाती है? रामायण लिखी जाती है। महर्षि वाल्मीकि की जो है वो पवित्र स्थान माना जाता है सीताबाड़ी। सीताबाड़ी कहां पर है? सीताबाड़ी 12 में है। सीताबाड़ी कहां पर है? ये प्रश्न याद रख लेना। सीताबाड़ी कहां पर है? 12 में। तो अब ये जो सहरिया जनजाति है इनका एक बहुत बड़ा मेला भरता है, बहुत बड़ा मेला भरता है, और वो कहां भरता है? सीताबाड़ी 12 में। इस मेले को, सीताबाड़ी 12 में भरने वाला जो मेला है इसे बोलते हैं सहरिया जनजाति का कुंभ। सहरिया जनजाति का, जनजाति का कुंभ कहा जाने वाला मेला कहां भरता है? कुंभ कहा जाने वाला मेला जो है वो भरता है सीताबाड़ी 12 में। ये सीताबाड़ी 12 में जो मेला भरता है ये किसका भरता है? महर्षि वाल्मीकि का। इसके अलावा एक अन्य मेला जो है, अन्य मेला जो है वो 12 में एक स्थान है कपिलधार। अन्य मेला वो कपिलधार। कपिलधारा कहाँ है? 12 में। यहां भी लगता है। ये जो मेला है यह कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को, पूर्णिमा को। तो एक मेला ये भरता है। तो ये दो मेले आपको याद रखनी है। लेकिन जो सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाने वाला मेला है वो कहाँ भरता है? वो भरता है सीताबाड़ी में। और सीताबाड़ी कहाँ है? 12। तो सहरिया जनजाति के गुरु कौन है? सहरिया जनजाति के गुरु हो जाएंगे महर्षि वाल्मीकि। सीताबाड़ी 12 में मेला भरता है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाने वाला मेला कहाँ भरता है? सीताबाड़ी 12 में। और अन्य मेला कपिलधार 12 में भी लगता है। कपिलधार 12 में भी लगता है। और यह मेला जो है वह कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है मेरे भाई? कार्तिक पूर्णिमा को ये जो मेला है वो भरता है। जी सर। उसके बाद हम आगे बात करेंगे इसी जनजाति में कि वर्षा ऋतु में ये गीत गाते हैं। वर्षा ऋतु में लहंगी
ये वो गीत नहीं है कि मैनू लहंगा ले दे सोनिया इन्ने रुपये लेके किथे जानिया। वो नहीं है। ये वर्षा ऋतु के टाइम में गीत गाते हैं। लेंगी, हाँ, वर्षा ऋतु में लेंगी। एवं आला, आला गीत गाते हैं, गीत गाते हैं। तो वर्षा ऋतु में लहंगी और आला गीत गाते हैं। वर्षा ऋतु में कौन सा गीत गाते हैं? लहंगी और आला। तो वर्षा ऋतु में इनके द्वारा लहंगी और आला गीत जो है वो गाया जाता है। ये बात आपको याद रख लेनी है। जी सर, सिंपल बात है, याद हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको जो याद रखना है वो रखना है कि इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो किसे मानते हैं ये लोग। प्रतीक चिन्ह जो है इनका वो कुल्हाड़ी है। प्रतीक चिन्ह ये जो लोग है वो किसको मानते हैं? कुल्हाड़ी को। कुल्हाड़ी ही इस जनजाति में जो है वो प्रतीक चिन्ह माने जाती है। तो कुल्हाड़ी जो है इस जनजाति का क्या है? प्रतीक चिन्ह। वेरी सिंपल है, कुल्हाड़ी क्या है? प्रतीक चिन्ह। जल्दी से ये बात लिख लो, फिर अपने नेक्स्ट पेज पे चलो। ठीक है। अच्छा, एक तो ये याद रखना, सीतावाड़ी बारा ये जनजाति कुंभ, और इसका तीर्थ स्थान है ना, सहरिया का जो तीर्थ स्थल है, सहरिया का जो तीर्थ स्थान है वो भी किसे मानते हैं? वो भी इसी को मानते हैं, सीतावाड़ी को। चलिए, अब बात करेंगे इस जनजाति में जो मुखिया होता है उसे क्या बोलते हैं। तो इस जनजाति में सहरिया में जो मुखिया होता है उस मुखिया को कहा जाता है कोतवाल। इस जनजाति में जो घर होता है, ये पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट है। घर को जो है, घर को जो है वो क्या बोलते हैं? गोपन, है ना? हाँ, घर बोल दो। या इस जनजाति में घर वगैरह तो होते नहीं है, लोग झोपड़ी में रहते हैं, तो थोड़ा झोपड़ी ठीक रहेगा, इसको झोपड़ी कर लेते हैं अपने। झोपड़ी को क्या बोलते हैं? गोपन। या इसे देखो, कई जगह टापरा कहते हैं, कई जगह टोपा कह देते हैं। तो गोपन, टोपा और कोरुआ क्या बोलते हैं? कोरुआ। ये क्या बोलते हैं लोग? झोपड़ी को। इसके अलावा गांव को क्या बोलते हैं? गांव को, गांव को ये लोग बोलते हैं सहराना, सहराना। तो देखो, मुखिया कोतवाल, झोपड़ी को, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है तीनों ही, गोपन, टोपा और कोरवा। और गांव को क्या बोलते हैं? सहराना। गांव को क्या बोलते हैं? सहराना। फिर एक शब्द और मिलेगा आपको, खपटा। साफा को ये लोग क्या बोलते हैं? खपटा। अब भील जो है साफा को बोलते हैं खोयतू। क्या बोलते हैं? खोयतू। और ये लोग क्या बोलते हैं? खपटा। हाँ, भील जो लोग है, हाँ, भील जो लोग है वो साफा को बोलते हैं पोत्या। खोयतू नहीं, पोत्या। खोयतू तो कमर की धोती होती है, वो बोलते हैं पोत्या, और ये लोग क्या बोलते हैं? खपटा। तो मुखिया कोतवाल, झोपड़ी को गोपन, गांव को सेराना, खपटा क्या हो गया इसके अंदर? साफा। ठीक है। चलिए, अब देखो, इस जनजाति में एक संस्कार है जिसका नाम है धारी संस्कार। सर, ये संस्कार क्या है? इस संस्कार के अंतर्गत क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मृत्यु के बाद ऐसी कोई विधि की जाती है, ऐसा कोई काम किया जाता है कि उसके अगले जन्म का पता लगाया जाता है। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म, मतलब ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। अगला जन्म उसका क्या होगा उसका जो है पता लगाया जाता है ना? मृत्यु के बाद पुनर्जन्म में ये लोग क्या रखते हैं? विश्वास। कैसे? जी, अपने लोग भी रखते हैं पुनर्जन्म में विश्वास। हाँ, आपने कभी ये बात सोची नहीं होगी कि हमारे लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं क्या? मैं आपको एक उदाहरण दूंगा तब आप समझोगे। आपने देखा होगा कि अपने या अपने समाज में या मोहल्ले में कोई व्यक्ति जो है वो गुजर जाता है, उसके बाद अपने मिट्टी लेके आते हैं और मिट्टी को ऐसे आंगन में रखते हैं, उसके ऊपर बट्ठल मोदा मार देते हैं। मोदा का मतलब उल्टा कर देते हैं बट्ठल, है ना? और फिर बाद में 12 दिन बाद, जो भी जितने दिन का रखते हैं, फिर उसको उठाते हैं बट्ठल को। बट्ठल को उठाते हैं तो फिर कहते हैं अरे इसके तो जो है वो बच्चे के पैर बने हुए हैं, इसके तो मतलब जो है वो चिड़िया के पैर बने हुए हैं। तो इस प्रकार से अपने अनुमान लगाते हैं
इसने पुनर्जन्म जो है वो किसका लिया, आगे जन्म जो है वो इंसान का लिया है या किसका लिया है। ज्यादातर ये सुनने को मिलता है हाँ भाई इंसान का ही ले लिया, वो चीज है। तो ये हम भी इस चीज में जो है वो विश्वास रखते हैं। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म पर विश्वास रखना ही क्या है, धारी संस्कार जो देखने को मिलता है। इनका जो प्रमुख त्योहार है, इनका जो प्रमुख त्योहार है वो है लठमार होली। कौन सी होली, लठमार होली। लठमार होली जो फेमस है वो चांदन गांव की है। चांदन गांव बोल दो या चंदन गांव, या सर चंदन या चांदन एक ही बात है ये। सर ऐसे तो जैसलमेर में है, जैसलमेर वाला नहीं है ये करौली वाला है, करौली वाला। चंदन गांव में एक मंदिर बना हुआ है और ये मंदिर है महावीर जी का। तो ये जो महावीर जी का मंदिर है ना, यहाँ चंदन गांव का फेमस है और यहीं पर ये होली खेली जाती है। कौन सी, लठमार। तो गुरु जी इसमें क्या करते हैं, इसमें घुमा घुमा के लठ मारते हैं, इसीलिए ये इनका प्रमुख त्योहार है। कौन सा, लठमार होली। लेकिन ये लठमार होली खेलते हैं लोग, 12 में रहते हैं, लेकिन प्रसिद्ध बता रहा हूं मैं लठमार होली कहाँ की है। प्रमुख त्योहार लठमार होली है। और लठमार होली जो प्रसिद्ध है वो लिखाई है मैंने ये बात। प्रसिद्ध जो है वो चांदन गांव, चंदन गांव करौली की है लठमार होली। लेकिन ये लोग भी इस लठमार होली को खेलते हैं, इनका प्रमुख त्योहार। जल्दी से लिखो इतनी बात। चलिए, इसके बाद आप लिखो, इस जनजाति में क्या देखने को मिलता है। इसमें स्त्री व पुरुष एक साथ नृत्य नहीं करते कभी भी। इसमें स्त्री व, देखो कितनी शर्मिली जनजाति है, वह पुरुष एक साथ कभी नृत्य नहीं करते हैं। स्त्री व पुरुष जो है वो कभी एक साथ नृत्य नहीं करते हैं। उसके बाद इस जनजाति में आपको एक बात और देखने को मिलती है। इस जनजाति में जो महिला होती है, महिला, पुरुष के समान महिला, यहां महिला गोदना गुदवाने की शौकीन होती है। सर गोदना गुदवाना क्या होता है, आपने देखा होगा मेले वगैरह में कहीं ऐसे हाथ पे नाम लिखवाना, कोई दिल बनवाता है, कोई कहता है ले यहाँ पर नाम लिख दे, कोई यहाँ पर लिखवाता है, कोई यहाँ पर भी जो है ऐसे चित्र बनवा लेते हैं ऐसे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे देखे होंगे, यहाँ पर भी बनवा लेते हैं। तो वो होता है डिजाइन करवाना, गोदना गुदवाना। और इस समाज के अंदर आपको महिला भी गोदना गुदवाने की जो है वो शौकीन देखने को मिलती है। बहुत शौकीन होता है, इनका शौक होता है इस चीज का। कई आपको जातियां भी ऐसी मिल जाएंगी, जनजाति की बात नहीं, जातियां भी, उनमें शौक बहुत होता है ऐसे मैं हाथ पे नाम लिखाऊं। मेले में जाएंगे कुछ ना कुछ, कभी हाथ पे लिखवा लें, कभी यहाँ लिखा लें, कभी यहाँ लिखा लें, कभी यहाँ। तो वो शौक शौक होता है उन चीजों का। तो यहाँ पर महिला जो है गोदना गुदवाने की शौकीन होते हैं। उसके बाद इनका जो आराध्य देव है, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आराध्य देव। तो सहरिया जनजाति जो है इसी का आराध्य देव मिलेगा आपको, तेजा जी। और कुल देवी, कुल देवी याद रखना, कुल देवी कोडिया माता। इनकी कुल देवी कौन हो जाएगी, कोडिया माता जो है वो कुल देवी हो जाएगी। किसकी, सहरिया जनजाति की कुल देवी कोडिया जनजाति। फिर लिखोगे आप, मैंने कहा था ना स्त्री व पुरुष साथ में नृत्य नहीं करते, यह सर्वाधिक शर्मिली जनजाति है। तो कौन सी जनजाति सर्वाधिक शर्मिली मिलती है, शर्मिली जनजाति है। तो सहरिया जनजाति के लोग ही आपको क्या देखने को मिलते हैं, सर्वाधिक शर्मिले देखने को मिलते हैं। अब अपने लास्ट और अंतिम बात लिखो, 1978 में शहरिया विकास कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम लगभग 1978 में शुरू हुए, ऐसे भी याद कर सकते हो आप। तो शहरिया विकास कार्यक्रम, शहरिया विकास कार्यक्रम
चलाया गया था। सहरिया जनजाति का विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? सहरिया जनजाति का डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए सहरिया विकास कार्यक्रम चलाया गया। ये सहरिया विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? 1978 में। कब चलाया गया? 1978 में। तो मेरे भाई हमने 4 जनजातियां पूरी कर ली। मीणा, भील, और भील के बाद गरासिया, गरासिया के बाद सहरिया। सहरिया विकास कार्यक्रम की बात भी याद होगी आपको, 1978। अब इसके बाद जो जनजाति याद करनी है वो डामोर, डांस है, डामोर सांसी फिर ऐसे। तो अब हम जो जनजाति पढ़ेंगे उस जनजाति का नाम क्या हो जाएगा? डामोर जनजाति हो जाएगी। अब आप सभी मेरे प्यारे साथी हेडिंग लगाओगे, डामोर जनजाति। कौन सी जनजाति? डामोर जनजाति। तो डामोर जनजाति के बारे में अब आप लिखना शुरू करो। देखो डामोर जनजाति जो है ये भारत है, यहां पर है गुजरात। ऐसे बताते हैं मूलतः ये जनजाति गुजरात की है। मूलतः डामोर जनजाति जो राजस्थान में कहाँ की, मूलतः भारत में ये कहाँ की मिलती है? गुजरात की। लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा देखो, अब गुजरात में, राजस्थान में डेऊ, डामोर, डेऊ, डूंगरपुर। तो अगर पूछा जाए राजस्थान में ये कहाँ मिलती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक डूंगरपुर व बांसवाड़ा में। याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक ये जनजाति कहाँ देखने को मिलती है? डूंगरपुर व बांसवाड़ा में। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। डामोर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है ना। अब इसके अंदर अगर और बात याद रखे तो इस जनजाति में पुरुष वर्ग के जो लोग हैं, पुरुष वर्ग के लोग गहने पहनने के शौकीन होते हैं। अब देखो यहां ये लोग जो है वो गहने पहनने के शौकीन है, गहने पहनने के शौकीन है। तो पुरुष वर्ग के जो लोग हैं वो गहने पहनने के क्या माने जाते हैं? इसमें शौकीन मानते हैं। मतलब महिला की बाती यहाँ पुरुष लोग जो है वो भी क्या पहनते हैं? यहाँ गहने पहनते हैं। तो ये बात याद रख लेना। उसके बाद आपको जो याद रखना है डामोर जनजाति में, वो याद रखना है फूल माता। कौन सी देवी हो जाएगी? फूल माता। फूल माता के मिट्टी के घोड़े बना के चढ़ाए जाते हैं। मिट्टी के घोड़े बनाकर बनाकर चढ़ाए जाते हैं। तो जो फूल माता है ना, उसके क्या है, मिट्टी के घोड़े बनाकर जो है चढ़ाए जाते हैं। वो कौन सी देवी हो जाएगी? फूल माता। फूल माता के बाद आप याद करोगे, फूल माता के बाद जो है वो याद करोगे इनका जो प्रमुख व्यवसाय है, वो ये लोग जो है प्रमुख व्यवसाय में याद रखोगे आप, इनका जो प्रमुख व्यवसाय है, व्यवसाय, वो कृषि व पशुपालन है। तो याद रखना, कृषि और पशुपालन इनका क्या देखने को मिलता है प्रमुख व्यवसाय। तो डामोर मूलतः गुजरात की है, सर्वाधिक डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। पुरुष वर्ग के लोग, ये बात इंपॉर्टेंट है, गहने पहनने के शौकीन होते हैं, और ये बात भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फूल माता मिट्टी के घोड़े बनाकर चढ़ाते हैं ये लोग। और ये फूल माता के और प्रमुख व्यवसाय जो हो जाएगा वो कृषि और पशुपालन। इसको नोट डाउन करो जल्दी। चलिए, इनका जो परिवार होता है उस परिवार का जो मुख्य होता है वो पिता होता है। क्या? वो कौन होता है? पिता। एक तो बात आपको याद रखनी है ये वाली। दूसरी बात आपको याद रखनी है, इनके जो प्रमुख मेले हैं
प्रमुख मेले, वो एक तो भरता है झेला बावसी का मेला। झेला बावजी का मेला या बावसी का मेला, और दूसरा हो जाएगा ग्यारस की रेवाड़ी का मेला। झेला बावसी का मेला पंचमहल में भरता है। पंचमहल जिला गुजरात में है। अब मैंने कहा था ना, ये मूलतः कहाँ की देखने को मिलती है जनजाति, गुजरात की। मतलब गुजरात में भी ये लोग रहते हैं, और राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, डूंगरपुर में। तो ये जो ग्यारस की रेवाड़ी का मेला हो जाएगा, ये कहाँ भरेगा, डूंगरपुर में। ये कहाँ भरेगा, डूंगरपुर में। और फिर आपको याद रखना है कि डामोर जनजाति जो है, डामोर जनजाति में, डामोर जनजाति में एकाकी परिवार की आपको देखने को, प्रथा जो है देखने को मिलती है। तो एकाकी परिवार की जो प्रथा है, एकाकी परिवार की जो प्रथा है, वो किस जनजाति में देखने को मिलती है, डामोर जनजाति में देखने को मिलती है। तो यह है कौन सी जनजाति, डामोर जनजाति। अब सुनो ध्यान से, सिंपल सी ये तो याद कराई देता हूं। डामोर तो इसी में हो जाएगी, बस वो 4 जनजातियां शुरू वाली बड़ी है, बाकी इतना ज्यादा बड़ा इसके अंदर नहीं है। अब आगे और भी छोटी हो जाएंगी। तो डामोर जनजाति की बात करें तो मूलतः कहां देखने को मिलती है, गुजरात में। एक बार फिर बोलो, डामोर जनजाति मूलतः कहां देखने को मिलती है, गुजरात में। राजस्थान में सर्वाधिक डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। राजस्थान में यह जनजाति सबसे ज्यादा डूंगरपुर बांसवाड़ा में मिलेगी। पुरुष वर्ग के जो लोग हैं वो इसमें गहने पहनने के शौकीन होते हैं। पुरुष वर्ग के लोग गहने पहनने के शौकीन होते हैं किसमें, डामोर में। 3 बातें गुजरात में, मूलतः, मूलतः गुजरात में। राजस्थान में सबसे ज्यादा डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। पुरुष वर्ग के लोग गहने पहनने के शौकीन होते हैं, पुरुष वर्ग के लोग गहने पहनने के शौकीन होते हैं। फूल माता मिट्टी के घोड़े बनाकर चढ़ाए जाते हैं, वो फूल माता है। प्रमुख व्यवसाय कृषि और पशुपालन। प्रमुख व्यवसाय जो हो जाएगा वो इनका कृषि और पशुपालन। प्रमुख व्यवसाय जो हो जाएगा वो कृषि और पशुपालन यहाँ पर हो जाएगा। मुख्य पिता होता है इसमें, घर में जो है मुख्य कौन होता है, पिता। और मेले 2, झेला वापसी का मेला, ग्यारस की रेवाड़ी का मेला। झेला वापसी का मेला, ग्यारस की रेवाड़ी का मेला। झेला बावसी का मेला, ग्यारस की रेवाड़ी। झेला बावजी का जो मेला वो पंचमहल गुजरात में भरता है। ग्यारस की रेवाड़ी का मेला जो है कहां भरता है, डूंगरपुर में। डामोर जनजाति में एकाकी परिवार की प्रथा देखने को मिलती है। कौन सी जनजाति में एकाकी परिवार की जो प्रथा है वो देखने को मिलती है, तो आप बोलोगे डामोर में। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसको याद कर लेना, बढ़िया से नोट्स बना लेना। और बाकी जो आगे, अब देखो कितनी जनजाति होगी आपको मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले मैंने आपको जो है वो जनजाति पढ़ाई मीणा। मीणा जनजाति के बाद मैंने आपको पढ़ाई भील। भील के बाद जो है जनजाति पढ़ाई गरासिया। गरासिया जनजाति के बाद मैंने आपको जनजाति पढ़ाई सहरिया। सहरिया जनजाति के बाद मैंने आपको जनजाति पढ़ाई डामोर। अब यहां तक पढ़ा दिया। अब 3, सांसी, कथोड़ी और कंजर, बस यही जनजातियां रहेगी। अगली क्लास में ये टॉपिक पूरा हो जाएगा आपका। ये 3 जनजातियां जो अब अपनी रह गई हैं, सांसी, कथोड़ी और कंजर। और ये ऐसे ही क्रम याद रखना, मैं क्रम से ही आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए अभी के लिए सभी मेरे प्यारे साथियों को जय हिंद। मिलते हैं अपने अगली क्लास में।